है देखिए क्या हिस्ट्री आपका क्लास 9 का हिस्ट्री है जो चैप्टर फर्स्ट है। इसके पहले मैंने हिस्ट्री क्लास 9 के हिस्ट्री बुक का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर है, ठीक ना, और क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे थे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग का पढ़ना था द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, ठीक ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसके बारे में पढ़ना। इसको हम शुरुआत से पढ़ने के पहले देखते हैं कि हालांकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग को स्टडी करने के लिए क्यों दिया गया है, ठीक ना, इससे क्या हुआ वो हमको जानना होगा पहले, तभी तो हमको एक ये बैठेगा कि ऐसे ऐसे हुआ तो फिर ये कैसे कैसे हुआ था इसमें जो ऐसे हो गया, ठीक ना। तो हम यही सिर्फ 3-4 लाइन जो है ये बताने की कोशिश किए हैं कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या हुआ जो हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है। और उसमें हम लोग को ये देखने के बाद ऐसा भी लगेगा कि वो ऐसा हुआ था तो फिर उसमें क्या क्या हुआ है। तो देखिए इसमें आज जो भी हम लिबर्टी, राइट्स, ये सब वर्ड की जो बातें करते हैं उसका अगर हिस्ट्री हम लोग को जानना है कि वो कब से आया तो हमको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्क इन फ्रांस। यानी ये जो फ्रांस है, ठीक ना, ये फ्रांस में वहाँ का जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो मोनार्की सिस्टम था। गवर्नेंस का जो सिस्टम था वो क्या था, मोनार्की था। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना वो उनकी समाप्ति कर दी। मोनार्की सिस्टम जो था फ्रांस में, उनको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो वही लिखा हुआ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। दूसरा है ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेज। ए सोसाइटी, वहाँ का जो सोसाइटी था वो प्रिविलेजेज पे बेस्ड था। व्हाट इज प्रिविलेज? ये विशेष अधिकार होते हैं, कुछ लोगों के लिए ही होते हैं, सभी के लिए नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 20 लोग हैं, ठीक ना, अब 20 में से 5 का ऐसा अधिकार है कि वो टैक्स नहीं पे कर सकते हैं। टैक्स पे करना है, जो हम खाते हैं लेते हैं तो उसमें टैक्स नहीं उनको पे करना है। उनको एक अधिकार है कि वो टैक्स नहीं पे कर सकते हैं, तो उनको प्रिविलेजेज हुआ, विशेष अधिकार जो आपको। और वो 5 लोग जो है वो किस अलग सोसाइटी से, वो जो सोसाइटी है उनको टैक्स नहीं देना है तो उनका प्रिविलेज हो गया। तो ये सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज, वहाँ का जो सोसाइटी था वो प्रिविलेजेस पे बेस्ड था, उसको गिव वे टू ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये जो सोसाइटी था उससे एक नए प्रकार की गवर्नेंस का, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से नए प्रकार के गवर्नेंस की स्थापना हुई। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे वहाँ का जो सोसाइटी प्रिविलेजेस बेस्ड सोसाइटी था ये भी खत्म हो गई। थर्ड में क्या है, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। क्या चीज का डिक्लेरेशन हुआ, घोषणा है यहाँ पे, क्या चीज का, द राइट ऑफ मैन, आदमी की अधिकार। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ ए न्यू टाइम। इस समय जो डिक्लेरेशन हुआ द राइट ऑफ मैन का, ये अनाउंस किया, आपको घोषणा किया एक नई टाइम आ रही है, कमिंग टू ए न्यू टाइम, एक नए प्रकार की टाइम आ रही है। देखिए क्या होगा, द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स। वहाँ पे क्या विचार है कि ऑल इंडिविजुअल्स, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास राइट्स होंगे, एंड कुड क्लेम इक्वलिटी, और वो इक्वल होंगे सब एक दूसरे से, बिकम पार्ट ऑफ न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस आइडिया ने क्या किया कि वहाँ के पॉलिटिक्स में एक नया भाषा जोड़ दिया। वहाँ के पॉलिटिक्स का एक नया भाषा बन गया, एक न्यू लैंग्वेज बन गया वहाँ का पॉलिटिक्स का। क्या क्या, तो द राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वलिटी, ऑल इंडिविजुअल हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वलिटी। सभी एक विशेष व्यक्ति के पास राइट्स होंगे, कुछ अधिकार होंगे, और वो इक्वल होंगे, सभी एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए 2 वर्ड जो हम अभी बोले थे कि लिबर्टी, राइट एंड इक्वलिटी का कहाँ से उदय हुआ इस वर्ड का, तो इस वर्ड का जो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इसी रिवोल्यूशन में यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था राइट ऑफ मैन। तो ये एक बात आपकी मिल गई कि राइट यहाँ से हुआ था, और वहीं से भी इक्वलिटी, जब राइट आई, बात सामने आई कि हम लोग को जो कुछ अधिकार होंगे और हम एक दूसरे के समान होंगे, कोई वहाँ पे विशेष नहीं होगा, कोई किसी को प्रिविलेजेस नहीं होगा, ठीक ना। तो ये हुआ। अब इसके जस्ट आगे देखते हैं क्या हुआ है।
देखिए इस डेट को याद रखना है, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ है, से अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा कि ह्यूमन इंडिविजुअल राइट की बात आई और इक्वलिटी की बात आई, ठीक ना। मोनार्की का एंड हो गया फ्रांस में इस रिवोल्यूशन की वजह से। एक सोसाइटी जो प्रिविलेजेज बेस्ड थी, वो एक वहाँ पे एक नए गवर्नेंस, एक नए प्रकार की सोसाइटी आ गई। तो हालांकि अचानक हुआ कैसे, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या कारण था। लेकिन देखिए वो किस दिन हुआ, तो ये 14 जुलाई 1789, ये याद रखिएगा 14 जुलाई 1789। इस दिन क्या हुआ कि बहुत से पीपल एक टाउन हॉल के पास अराउंड 7000 मेन एंड वुमेन जमा हो गए। टाउन हॉल के पास क्या हो गया, जमा हो गए और वो लूट मार करने लगे, ठीक ना। सरकारी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई और से बहुत सा था, वो सबको ध्वस्त कर गया। तो देखिए एक चीज़ था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी के ईस्टर्न पार्ट में द बेस्टाइल नामक का क्या था, फोर्ट्रेस प्रिजन था, ठीक ना। इसको उन्होंने स्टॉर्म्ड कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये बेस्टाइल को ही चुना क्यों, क्योंकि किस लिए ध्वस्त किया वो भी देखिए कि वहाँ पे एम्यूनिशन रखा हुआ था, होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशन, ठीक ना। वहाँ पे अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति के लिए जो लोग थे, बहुत से लोग, वो क्या किए, इस बेस्टाइल को स्टॉर्म्ड यानी कि ध्वस्त कर दिए, डेमोलिश कर दिए। तो इस पे ये जो बेस्टाइल था वो स्टूड फॉर द डिपोटिक पावर ऑफ द किंग। जो फ्रांस का किंग था उनके पावर, डिपोटिक पावर को ये शो करता था बेस्टाइल। ये फोर्टलेस प्रिजन था। यहाँ पे लोगों ने सोचा कि यहाँ पे अस्त्र शस्त्र बहुत होंगे जो हमें लड़ाई के लिए काम आएंगे, और कुछ लोगों ने आगे, और जब ये फ्रांस में हुआ, ठीक ना, और अगल बगल के भी क्षेत्र में इसी प्रकार से क्रियाकलाप है। जस्ट लाइक हम लोग को जो हुआ था 1857 का विद्रोह, उसमें भी जहाँ मिलते थे तोड़ फोड़ मचा देते थे, उसी प्रकार से यहाँ किया गया था। तो यहाँ पहले हो गया, हम लोग को 1857 में हुआ था, ये 1789 में ही हुआ है। तो हम लोग को बाद में हुआ था, लेकिन जस्ट उसी प्रकार से भी समझने के लिए कि वहाँ पे भी तोड़ फोड़ मचा दिया जा रहा था, ठीक ना। तो यहीं से कुछ लोग जो हैं ये ब्रेड के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ब्रेड महंगी हो गई है। नहीं, बहुत सा रीज़न था लोगों के पीछे कि सोसाइटी बेस्ड है, कुछ लोगों को प्रिविलेज है, कुछ लोगों को नहीं है, ये सब बहुत सा रीज़न था। तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ था, ठीक ना। अब देखिए क्या है कि ऐसा हुआ था, अब इसका हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। ये इवेंट हो गया, जैसे हम बताए थे प्रोसेस एंड इवेंट दिया हुआ है, तो ये इवेंट हो गया। द फ्रेंच रिवोल्यूशन एक इवेंट हो गया जो ऐसा हुआ इनके वजह से। कारण बता दिया था, थोड़ा सा ये झलक दे दिया गया फर्स्ट में ही कि क्या हुआ, ठीक ना। क्या हुआ तो समझ रहे हैं क्या हुआ, इस तरह से। तो वहाँ के राजा के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि मोनार्की किंग है क्या है, तो देखिए क्या है। इन 1774 में, ठीक ना, 1774 में लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की राजगद्दी पे, थ्रोन ऑफ फ्रांस की राजगद्दी पे कौन विराजमान हुए, लुइस 16, ठीक ना। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो 20 साल के थे, ठीक ना, जब वो 20 साल के थे उनको राजगद्दी पे बैठा दिया गया, असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस एंड मैरिड टू द, और उनको शादी कर दी गई, मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी अंटोनेटी, ठीक ना, अंटोनेटी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिनका नाम था मैरी अंटोनेटी। इनसे इनका क्या कर दिया गया, मैरिड कर दिया गया जब वो 20 साल के थे। तो यहाँ पे एक देखिए बहुत झकास चीज़ आएगा, ही फाउंड एम्पटी ट्रेजर। अब किसी को राजा बना दिया गया और उसके खजाने में कुछ है ही नहीं, क्या होगा, ही फाउंड एम्पटी ट्रेजरी। उन्होंने ऐसा ही पाया, उनको तो राजा तो बना दिया गया, थ्रोन पे बैठा दिया गया, लेकिन जब वो देखें कि उनका क्या है, एम्पटी ट्रेजरी क्या है, एकदम खाली सा है, कुछ नहीं है, ठीक ना। देखिए क्या हुआ रीजन इसका, देखिए इसका रीज़न क्या था, ही फाउंड एम्पटी ट्रेजरी। वो जो उन्होंने ट्रेजरी को एम्पटी पाया, खाली पाया, रीज़न क्या, देखिए दो मेनली रीज़न है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार्स, बहुत समय तक वहाँ पे वार चला था एक दूसरे से, ठीक ना। और दूसरा रीज़न जो है, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमिनेंस पैलेस ऑफ वर्साइल।
वहाँ पे बहुत एमिनेंस पैलेस, वर्साइल का जो पैलेस था, राजभवन था, वहाँ पे उनका कोर्ट में एक्स्ट्रावेगेंट कॉस्ट खर्चा होता था, बहुत उनकी मेंटेनिंग में, ठीक ना। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो कहाँ गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी थी, वो बहुत खर्चीली थी, ठीक ना। वो बार भी होता था तो वो अपना यहाँ से क्या डिज़ाइनर को बुला करके क्या क्या सब मतलब कि अपने में मगन रहती थी, वो बहुत खर्चीली थी, तो मतलब कि एक्स्ट्रा बहुत पैसा खर्चा करते थे। रीज़न क्या था, ठीक ना, वो अपनी ब्यूटी को लेकर के बहुत पैसा खर्चा करते थे। ये सब रीज़न था कि वार चला, जैसे कि अमेरिकन 13 कॉलोनीज़ को उन्होंने ब्रिटेन से लड़ करके उनको इंडिपेंडेंट करवाया था, ठीक ना। तो ये सब आगे बताते हैं तो ये सब मेनली रीज़न है जो उनका ट्रेजरी इम्पार्टी होने का रीज़न है, ठीक ना। देखिए आगे क्या है, देखिए फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब इसके आगे जो बताया वहाँ पे रीजन क्या था, इम्पार्टी ट्रेजरी पाया, उनका रीजन क्या था, रीजन बताएं। अब उसके बाद देखते हैं कि वहाँ का सोसाइटी कैसा था जो इस प्रकार से वार हो गया और फिर लोग जो है ब्रेड के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या सोसाइटी था वो तो जानना पड़ेगा हमको कि सोसाइटी में कैसा नियम था जिससे ऐसा सिचुएशन आ गया। तो देखिए वहाँ का सोसाइटी क्या था, लेट 18th सेंचुरी यानी कि इस समय का, ठीक ना, लास्ट 18th सेंचुरी में वहाँ का सोसाइटी का क्या, जिस समय रिवोल्यूशन हुआ उस समय सोसाइटी का क्या पैटर्न था। तो मान ली फ्रेंच सोसाइटी आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक ना। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट, ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में क्लेर्जी आते थे, ठीक ना, क्या आते थे, क्लेर्जी क्या थे, तो ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड इन स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक चर्च में, जो किस में रहते थे, चर्च में रहते थे। ये जो लोग थे वो स्पेशल फंक्शन के लिए चर्च में एम्प्लॉयड रहते थे, वो क्लेर्जी कहलाते थे। नोबिलिटी समझ ही रहे हैं, ठीक ना, मंत्री नोबिलिटी हो गया एकदम शानो शौकत वाले लोग, ठीक ना। अच्छे, तो ये फर्स्ट ई स्टेट में क्लेर्जी थे, सेकेंड ई स्टेट में नोबिलिटी थे और थर्ड ई स्टेट में देखिए 3 पार्ट में लोग वहाँ थे, ठीक ना। थर्ड ई स्टेट में ज़्यादा लोग थे। थर्ड ई स्टेट में बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे एंड लॉयर्स आते थे, ठीक ना। और पेसेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पेसेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स, ये सब थर्ड ई स्टेट में आते थे। क्या बताएं कि 3 पार्ट में फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थे, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट। फर्स्ट ई स्टेट में कौन से आते थे, क्लेर्जी आते थे। क्लेर्जी कौन थे, जो चर्च में स्पेशल फंक्शन के लिए रहते थे वो। और सेकेंड में नोबिलिटी, जो शानो शौकत में अच्छा थे। और थर्ड ई स्टेट में बहुत से लोग आते थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, ठीक ना। पेसेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पेसेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स, ठीक ना, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स, ये सब थर्ड ई स्टेट में आते थे। तो देखिए वहाँ का क्या था कि जो पेसेंट्स थे वो 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के 90% जो लोग थे वो पेसेंट्स थे, जबकि 60% लैंड वाज ऑनर्ड बाई, किनके द्वारा ऑनर्ड था, और 60% जो लैंड था वो किनके पास थे, तो ये क्लेर्जी एंड नोबिलिटी के पास थे। और यहाँ पे थर्ड स्टेट में जो बड़े आदमी थे कुछ थोड़ा बहुत उनके लोग के पास थे, 60% लैंड। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन है, पेसेंट्स, जो खेती करते हैं उनके पास लैंड्स मात्र 40% है। और जो अलग कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लैंड का कितना गड़बड़ है। यहाँ पे ये क्लेर्जी एंड नोबिलिटी का लैंड से कोई मतलब, कभी खेती ही नहीं करेंगे। ये क्या कराएंगे, आपको लैंडलेस लेबरर्स से काम करवाएंगे, स्मॉल पेशेंट से काम करवाएंगे, उसमें वही आगे करवाते भी हैं। देखिए क्योंकि ज़मीन इन लोग के पास, लैंड जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो क्लेर्जी एंड नोबिलिटी के पास 60% लैंड था, जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 90%, टोटल पॉपुलेशन का 90% पेशेंट्स थे। एक बात और बोले थे पहले कि यहाँ के जो सोसाइटी था वो प्रिविलेज बेस्ड था। तो क्या, कैसा प्रिविलेज था, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, बोथ एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेज बाय बर्थ, जन्म से ही इन लोग के पास कुछ प्रिविलेजेस थे, विशेषाधिकार थे। फॉर एग्जाम्पल में क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट,
ये एग्जाम्पल में है। आपको टैक्स पे करने से इन लोग को छूट था क्लेर्जी एंड नोबिलिटी के पास। क्लेर्जी एंड नोबिलिटी को टैक्स नहीं लगता था, कोई भी चीज़ हो, खाने पीने का कोई सी किसी चीज़ में टैक्स नहीं लगता था। इन लोग टैक्स फ्री पर्सन थे, ठीक ना। तो यही हुआ कि यहाँ पे एग्जेम्पशन इनको मिल गया था टैक्स से। किस कारण? ये प्रिविलेजेज के कारण। यही बताए थे कि प्रिविलेज सोसाइटी थी, सोसाइटी के जो 2 लोग हैं उनको क्या हो गया यहाँ पे टैक्स फ्री। इन सब लोग को टैक्स लगेगा इधर सबको। पेशेंट्स का क्या करना होता था? सबका काम तो मालूम है, बिग बिजनेसमैन बिजनेस करेंगे, वो सब तो कुछ बताना है नहीं, ठीक ना। मर्चेंट्स, व्यापारी, जो भी कोर्ट ऑफिशियल है, ठीक ना, मंत्री सब कोर्ट में, यहाँ के राज दरबार में जो भी ऑफिशियल्स है वो आ जाते थे। लॉयर्स, वकील, पेशेंट्स मजदूर, आर्टिसंस कलाकार है, ठीक ना। स्मॉल पेशेंट्स छोटे मजदूर, लैंडलेस लेबरर्स जिसके पास ज़मीन नहीं होते थे वो लेबरर्स, और सर्वेंट्स जो नौकर थे। पेशेंट्स वर ऑब्लिगेटेड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। वहाँ जो भी लॉर्ड थे उनके ऊपर वो सर्विस रेंडर करते थे। क्या 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 सर्विस था? तो टू वर्क इन हिज हाउस, उनके घर में काम करते थे, एंड फील्ड्स में। टू सर्व इन द आर्मी, वो आर्मी में नौकरी करते थे। एंड और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, रोड बनाने में पार्टिसिपेट करते थे। ये सब जो पेशेंट्स थे जो, तो इस प्रकार के वहाँ के ये क्या था, सोसाइटी था। देखिए यहाँ पे अब जो है सर्वाइव करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ठीक ना। कि यहाँ पे से अब जो मान लीजिए कि ये 2 लोग हैं और थर्ड ईयर स्टेट में सबसे छोटा लोग हैं, लेकिन अब यहाँ पे बीच वाले लोग भी आएंगे, मिडिल क्लास फैमिली आएंगे यहाँ पे, ठीक ना। आगे चल के मिडिल क्लास फैमिली आएंगे जो सर्वाइवल के लिए उनको ज़रूरी पड़ेगा कि हमें सर्वाइवल के लिए यहाँ परेशानी हो रही है, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। कैसे कि बताए थे कि ब्रेड के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ा। जो छोटे लोग थे वो रोटी के लिए भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आज कोई बोले कि रोटी के लिए, ऐसा नहीं है, हमारा इंडिया में ऐसा आज नहीं हो सकता कि हम लोग रोटी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या करना पड़ा, रोटी के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो सर्वाइवल की कुछ ना कुछ तो परेशानियाँ आई ही होगी, तभी तो रोटी के लिए क्या करना पड़ा कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं आगे, देखते हैं पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट इतना फर्स्ट में इतना ही मैं बना रहा हूँ, ठीक ना। वीडियो आगे पार्ट 2 में बनाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बस, ठीक है।